हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साइंस की सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चनों की। दोस्तों, मैं निश्चय कहता हूँ, अगर आपने 500 क्वेश्चन तैयार कर लिए अच्छे से, तो आपको साइंस के पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड, आपको मालूम होगा फ्रेंड, इस क्विज में साइंस के मतलब क्या, भौतिक विज्ञान भी आता है, केमिस्ट्री भी आती है, जीव विज्ञान भी आता है, सभी का मिक्स क्विज है फ्रेंड। और 500 क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड। अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिए, तो आपको साइंस के पेपर कि पास होने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड, ये याद रखना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपको मालूम है, आपको पिछली कक्षा में 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन बताए थे। अब आगे बताना जा रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड, और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डेली कुछ के फ्रेंड नोटिफिकेशन और जरूर ओपन कर लें फ्रेंड, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज का पहला क्वेश्चन है आपका 34। कितना तापमान होने पर पार्टियां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? क्या फ्रेंड, कितना तापमान होने पर पार्टियां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? सीधी सीधी बात कह रहा है फ्रेंड आपसे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होंगे? आपको मालूम होगा किस तापमान पर, -40 डिग्री सेल्सियस। क्या, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही तापमान पर होंगे। कैसे निकालते हैं फ्रेंड, अभी बता देता हूँ। एक सूत्र होता है फ्रेंड, C/5। क्या, सेल्सियस/5 बराबर F-32, फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर K-273 या केल्विन -273/5। दोस्तों, इसे जरूर नोट कर लें, फॉर्मूला को, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इससे आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन का किसी का भी मान निकाल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही तापमान पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरूर नोट कर लें फ्रेंड अपनी नोटबुक में। मैं डेली कहता हूँ, बार बार कहता हूँ फ्रेंड, इसे जरूर नोट कर लें और रिवाइज करते चले डेली। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, अभी बताया ना फ्रेंड आपने, क्या बताया? C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। अब आपको क्या दे दिया है इसमें, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब C की जगह पे 5 रख दीजिए। क्या फ्रेंड, C/5 होता है ना, तो C की जगह पे 0 डिग्री से 0 रख दीजिए और फ़ारेनहाइट का मान निकाल लीजिए। कितना निकल कर आएगा? सही बताया, कितना? 32 फ़ारेनहाइट निकल कर आएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? दोस्तों, आपको मालूम है मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पर और केल्विन में कितना होता है? कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है ना। तो यही पूछ रहा है फ्रेंड, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर है कितना होगा? आपको तो मालूम है कि 37 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर आपको निकालना हो, कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला है फ्रेंड, C/5 F-32/9 बराबर K-273/5 होता है ना फ्रेंड। इसी में फ़ारेनहाइट का मान रख दीजिए 98.6, इसके निकल कर आ जाएगा, सेल्सियस का निकल कर आ जाएगा और केल्विन का निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या फ्रेंड, अति लघु समय अंतराल यानी छोटे से छोटे समय को, अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक फ्रेंड, किसका किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। क्या कहेंगे आप? समय अंतरालों को छोटे से छोटी, मतलब अति लघु यानी बहुत छोटे सूक्ष्म अंतरालों को समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? परमाणु घड़ियां का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? दोस्तों, वही बात आ गई, फॉर्मूला से निकाल लेंगे, कुछ नहीं डराएंगे फ्रेंड। क्या, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। वहीं पर रख दीजिए फ्रेंड, C की जगह पे 60 रख दीजिए फ्रेंड, आपका निकल कर आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या, आपका निकल कर आ जाएगा फ्रेंड C/5 यानी 60/5 बराबर F-32/9 रख दीजिए। C की जगह पे 60, तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा? 140 फ़ारेनहाइट निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। इस फार्मूले को जरूर नोट कर लें फ्रेंड। क्या, C/5, मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड, इस फार्मूले को जरूर नोट कर लें, हर एक बार में काम आएगा फ्रेंड। ठीक है, C/5 बराबर
F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है फ्रेंड, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे जरूर नोट कर लें। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, किस ताप पर होता है, सही बताया फ्रेंड, किस ताप पर, 4 डिग्री सेल्सियस, क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे पूछ ले कहीं कि पानी का घनत्व किस तापमान अधिकतम होता है, क्या बताएंगे आप, 4 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। जी फ्रेंड, सही फरमाया, 40 क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। आपने कभी सोचा है फ्रेंड, जब गर्मी आती है तो साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, किसी की भी मान लो, जो आपके ट्यूब होते हैं ना, जो आपके चक्कर होते हैं, उसमें फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं, आपने सोचा। चलिए नहीं सोचा तो अभी बता देते हैं क्या होता है। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। क्यों, अधिकतम गर्मी के कारण। क्या अधिकतम गर्मी, आपको मालूम होगा डिग्री सेल्सियस कितना पहुंच जाता है, 50 45 पहुंच जाता है, आपको मालूम है। उसी कारण क्या अपन तो सहन कर लेते हैं, अपना इंसान है भाई, लेकिन वो अब रोड पे चल रहे हैं, रोड का तापमान भी निकल कर आ रहा है गर्मी से, और जी चल रहा है, टायर चल रहा है, कब तक सहन कर पाएगा, तो फट जाता है। ठीक है फ्रेंड, साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाते हैं, क्या कहेंगे आप, अधिकतम गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना फ्रेंड। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, अभी जमा नहीं, बस जमने ही वाला है। झील के आधा स्थल यानी आधा स्थल में जल का क्या तापमान हो। दोस्तों ऊपर और नीचे आधा आधा बांट दिया इसने, और कह रहा है कि झील की सतह का पानी बस जमने वाला, अभी जमा नहीं है, जमने वाला ही है। और इसमें पूछ रहा है जल के यानी झील के आधा स्थल में जल का तापमान क्या होगा। सही बता फ्रेंड, क्या 4 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना फ्रेंड, 4 डिग्री सेल्सियस तक जम जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, किस ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। क्या फ्रेंड, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। आपको मालूम होगा फ्रेंड, आपको मालूम कितनी विधियां हैं ऊष्मा के संचरण की, 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। आपको मालूम है कितनी विधियां हैं, चालन है, संवहन है और विकिरण है। तो आपको मालूम होगा कि जो चालन है ना, चालन के अंदर पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान से स्वयं नहीं जाते, जब तक उन्हें ले नहीं जाया जाए किसी सोर्स के माध्यम से, जब तक वो स्थिर रहते हैं ना। तो ये होगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाए। सही बता फ्रेंड, क्या ऊष्मा के संचरण की किस विधि यानी चालन के विधि के द्वारा पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, द्रवों तथा गैसों, क्या ठोस द्रव के, आपको मालूम है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन। क्या ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन। आपको मालूम होगा अभी प्रचलित कितनी है, ठोस, द्रव, गैस है ना, और 2 हैं प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन, वो अभी प्रचलित में नहीं है। ठीक है फ्रेंड, उनकी खोज अभी चल रही है, वास्तविकता भी मालूम नहीं है उसकी फ्रेंड। ठीक है, आपसे पूछा फ्रेंड, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। आप क्या कहेंगे, किस विधि से होता है, संवहन। क्या संवहन विधि के द्वारा। आप जो मतलब जरूर याद कर लें फ्रेंड इन लोगों को फ्रेंड, जिस संवहन है, विकिरण है, चालन बहुत ही कन्फ्यूज पैदा कर देते हैं फ्रेंड। इसे जल्दी से जल्दी याद करें, अपने नोटबुक में तैयार करके रिवीजन के तौर पर लेने, याद हो जाए, कोई टेंशन नहीं लीजिए फ्रेंड। द्रवों तथा गैसों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, आप सही क्या बताएंगे, संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सूर्य की ऊर्जा, क्या सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लें। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। आप क्या कहेंगे, विकिरण से आती है। क्या विकिरण से आती है। आपको मालूम है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस विधि के द्वारा आती है, किस विधि के द्वारा आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है।
क्या फ्रेंड, इसमें पूछ रहा है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किस विधि में, विकिरण। अब दोस्तों आपको मालूम होगा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आ रही तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो तो आ रही है, वो तो फ्रेंड चारों तरफ फैल जाती है। अब माध्यम होता तो एक ही तरफ जाती है ना फ्रेंड, जी होता है फ्रेंड। और उसमें पूछ रहा है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, किस विधि में नहीं है, आप क्या कहेंगे, विकिरण में नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं, अगला पूछ रहा है फ्रेंड ऊष्मा संचरण की वह विधि, क्या, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, क्या फ्रेंड, क्या पूछ रहा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है, कौन सी है, विकिरण है, माध्यम ही नहीं है तो फिर कण किस में गति करेंगे, नहीं करेंगे फ्रेंड। ऊष्मा विकिरण की, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है, विकिरण है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं, अगला पूछ रहा है आपसे आणविक संगठन, क्या, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, आप क्या कहेंगे, संवहन कहलाता है, क्या, ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं, अगला पूछ रहा है फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला पूछ रहा है आपसे सूर्य विकिरण का, क्या फ्रेंड, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोलर कुकर आप जानते होंगे क्या होता है। अब आपसे पूछ रहा है फ्रेंड सूर्य विकिरण, मतलब आपको मालूम है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस विधि के कारण आती है, किससे, विकिरण के द्वारा आती हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आपसे पूछ लिया है इसमें माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती, आपको मालूम है। अब पूछ रहा है फ्रेंड सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो आप क्या कहेंगे, अवरक्त किरण, क्या, अवरक्त किरण एक ऐसा भाग है सूर्य का जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है, किसको, सोलर कुकर को गर्म कौन कर देता है, किस कारण से गर्म होता है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग कर देता है, अवरक्त किरण कर देता है, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है। आपको मालूम होगा फ्रेंड, आपने छाते देखे होंगे, तो धूप के बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, कौन सा है, सही बताया फ्रेंड, कौन सा है, ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, क्या फ्रेंड, ऊपर जो फ्रंट पर होता है ऊपर होना चाहिए फ्रेंड सफ़ेद और नीचे की साइड होना चाहिए काला, उससे आपको कम गर्मी लगेगी, क्या फ्रेंड। आपसे मालूम है फ्रेंड धूप के चश्मे, मतलब धूप से चश्मे में आप काले लगाते हैं फ्रेंड, क्या क्या बचने के लिए, आप धूप से बचने के लिए। आप इसी से पूछ रहे हैं फ्रेंड धूप से बचने के लिए छाते में रंग, क्या, छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, क्या कहेंगे आप, ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अगर आप आपसे लोगे क्या लोगे, ऊपर ऊपर अगर सफ़ेद हो बोलोगे और नीचे काला वाले लोगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पूछा फ्रेंड, क्वेश्चन 50 है फ्रेंड आपका, किस विधि से, क्या फ्रेंड, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए, क्या फ्रेंड, किस विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क, क्या, थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, क्या फ्रेंड, विधि पूछ रहा है फ्रेंड कि न्यूनतम मतलब ऊष्मा स्थानांतरण कम से कम स्थानांतरण करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, कौन सी में, विकिरण, विकिरण में किया जाती है, विकिरण विधि में किया जाती है। आपको मालूम है विकिरण क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा आती हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, किसमें होता है, जल में होता है। आप क्या कहोगे, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है, आप क्या कहोगे, जल में होता है, क्या, जल में होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों कोई शुद्ध पदार्थ है और उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दें तो मिक्स कर दें तो उसकी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, घट जाता है। दोस्तों आपको मालूम है शुद्ध पदार्थ है उसमें अगर अशुद्धि मिला दी जाए, कोई भी मिला दी जाए तो उसका गलनांक तो घट ही जाएगा, है ना फ्रेंड। क्यों घट जाएगा, क्यों घट जाएगा, क्योंकि वो जो शुद्ध पदार्थ है उसका गलनांक तो अच्छा खासा है, ऊंचा है, बड़ा है, लेकिन क्या फ्रेंड बड़ा है उसका, क्या फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा गलनांक है उसका, लेकिन उसमें अशुद्धि मिला दी जाए तो अशुद्धि जल्दी गल जाएंगी, है ना, तो वो भी गलने लगेगा, क्या। तो इसलिए कहते हैं फ्रेंड शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं, अगला पूछ रहा है आपसे
अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़े। वो ये क्वेश्चन फ्रेंड, अपद्रव यानी अशुद्धि, अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़े, आप क्या कहोगे, गलनांक घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दोस्तों अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, डेली कुछ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ओपन कर लें, जिससे जो 500 क्वेश्चनों की मुहिम है फ्रेंड साइंस की, अब की बार साइंस पार, ये आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, आपको मालूम है फ्रेंड चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, सही बताया फ्रेंड, कहाँ लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों आपको मालूम जितनी जितनी आप ऊंचाई पर जाने लगते हैं उतना ही टाइम लगने लगता है चावल को पकाने में। ठीक है फ्रेंड, आप जरूर याद रखना फ्रेंड, इसे यह नोट कर लें फ्रेंड, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, ऊंचाई बढ़ने पर चावल को पकाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है ना फ्रेंड, आपको मालूम है उसकी ऊंचाई कितनी, 8,850 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते फ्रेंड। अगला पूछ रहा है आपसे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व, क्या फ्रेंड, किसी द्रव का, आपको मालूम द्रव क्या है, पदार्थ की अवस्था है, 3 अवस्थाएं अभी प्रचलित कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। आप पूछ रहा है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व यानी जमने से पूर्व उसके वाष्प में यानी भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण बोलते हैं उसको, क्या, वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर आपसे पूछ रहे फ्रेंड किसी द्रव का उसके जमने से पूर्व, क्वथनांक से पूर्व ही उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, वाष्पीकरण कहेंगे, क्या, वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। देखिए फ्रेंड, ऊष्मागतिकी का नियम आप जानते हैं, चलिए मैं बता दूं। ऊष्मागतिकी का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो आपको क्या क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, आप सही बता दें, क्या, प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, किस अवधारणा की पुष्टि करता है। आपको मालूम है अभी जवाब है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, क्या, ऊर्जा संरक्षण हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो ये आप कह देंगे फ्रेंड को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं फ्रेंड। अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है फ्रेंड, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, क्या पूछ रहा है, फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना किस बिंदु पर होता है। आप अभी बताया फ्रेंड, ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, C/5 सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर फारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन -273 बटे 5। ये सूत्र में रख दीजिए फ्रेंड, फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा, 2 रख दीजिए फ्रेंड फारेनहाइट, आपको मालूम पड़ जाएगा फ्रेंड 160 फारेनहाइट आ जाएगा इसका आंसर, क्या, 160 फारेनहाइट पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, किसी वस्तु के फ्रेंड उसकी विशिष्ट ऊष्मा, क्या, विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, पिंड की द्रव पर, क्या, द्रव पर। दोस्तों जितना द्रव होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा उसी पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड, क्या आपसे पूछ रहा था, अगर आपसे पूछे किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, आप क्या कहोगे, पिंड की द्रव पर आधार है, क्या, पिंड की द्रव पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। देखिए फ्रेंड, वही फॉर्मूला के आधार पर है, क्या, C/5 F -32/9 बराबर K -273/5। उसी में रख दीजिए फ्रेंड 300 केल्विन के बराबर, 300 रख दीजिए केल्विन की जगह पर, यानी 300 -273/5 आ जाएगा बराबर सेंटीग्रेड। आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अभी जी फ्रेंड, अभी फिजिक्स चल रही है फ्रेंड, आगे इसकी केमिस्ट्री लाऊंगा, फिर इसके आगे बायोलॉजी लाऊंगा। टोटल फ्रेंड आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे, और मैं निश्चय करता हूँ फ्रेंड, अगर ये आपने 500 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको साइंस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड,
ठीक है फ्रेंड, अच्छे से अच्छे तैयार कर लें, नोटबुक बनाएं, उसमें रिवीजन के तौर पर इन्हें नोट करते चलें और डेली की कुछ के तौर पर इसे लाएँ फ्रेंड। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ओपन कर लें, जिससे जो हमारी आने वाली जो इसकी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है फ्रेंड, आपसे क्या कह रहा था फ्रेंड, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा, क्या 27 डिग्री से आप सॉल्व करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ब्लैक बॉडी, क्या ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। क्या फ्रेंड, क्या पूछ रहा, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, क्या केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, क्या पूछ रहा है फ्रेंड, शीत ऋतु के दिनों में, क्या फ्रेंड, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। आपको मालूम है फ्रेंड, साफ मौसम होगा तो ज़्यादा ठंड लगेगी, है ना फ्रेंड। क्या शीत ऋतु के दिनों में अगर मौसम साफ है तो ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, मिट्टी की घड़ी में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर नोट करने से बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड। आपसे पूछा अगला क्वेश्चन 63 क्वेश्चन है फ्रेंड, मिट्टी की घड़ी में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आपको मालूम होगा फ्रेंड, जो मिट्टी की घड़ी है उसमें हमेशा किस प्रकार से ठंडा रहता है। आपने कभी सेंस लगाया फ्रेंड, मिट्टी की घड़ी में किस प्रकार से जल ठंडा रहता है, किस कारण से, बाष्पीकरण से। क्या बाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है फ्रेंड जिससे फ्रेंड मिट्टी की घड़ी में हमेशा जल ठंडा ही रहता है। क्या जल ठंडा रहता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि मिट्टी की घड़ी में किस प्रकार यानी किस विधि या किस कारण से जल ठंडा रहता है, क्या कहोगे, बाष्पीकरण के द्वारा। क्या बाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। आपको मालूम है किसने किया था, गाल्टन ने किया था। क्या कहोगे, गाल्टन ने किया था। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने किया था। ठीक है फ्रेंड, पराश्रव तरंगें कौन उत्पन्न करती हैं, चमगादड़। आपको मालूम है क्या फ्रेंड। और एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ फ्रेंड, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जो आपकी क्या डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का डॉल्फिन, ये किस वर्ग में आता है। स्तन वर्ग है, मछली है, सरीसृप है, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ग में आता है आपको बताना है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्वनि का तारतम्य, पिच कहते हैं जिसे, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पिच किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी उतनी पिच आपकी ज़्यादा होगी, जितनी आवृत्ति कम होगी उतनी आपकी पिच या तारतम्य कम होगी। ठीक है फ्रेंड, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी फ्रेंड आपकी तारतम्य क्या होगी, पतली आवाज़ आएगी, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा भारी सी आवाज़ आएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, विमानों के, क्या फ्रेंड, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। विमानों के जो आंतरिक भाग रहते हैं, अंदर से आंतरिक भाग जानते हो, अंदर के भाग, उनकी सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव तरंग छोड़ देते हैं, वो साफ करके निकल आता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, आपको मालूम होगा फ्रेंड, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। अपश्रव तरंग, श्रव तरंग, पराश्रव, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं फ्रेंड। आपको मालूम है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, किस में होती है, क्या कहेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है फ्रेंड, आपसे पूछ लें फ्रेंड, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, क्या कहोगे, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति पराश्रव तरंगों की होती है। अब आपसे पूछ ले फ्रेंड, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, क्या कहोगे आप, 20 हर्ट्ज से 2,000, क्या 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 की आगे क्या 20,000 हर्ट्ज के बराबर हो। क्या 20 हर्ट्ज से 20,000। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिर अगला पूछ रहा है आपसे, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। किस में रहेगी फ्रेंड, आपको मालूम होगा फ्रेंड, लोहा में रहेगी। क्या लोहे में, आप अगर लोहे को पीटें तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है ना फ्रेंड।
हाँ, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम है और उस पर लोहे को अगर पीटा जाए उसकी ध्वनि अधिकतम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, क्या अधिकतम जाएगी, अधिक से अधिक फैलेगी वातावरण में। ठीक है फ्रेंड, इसी कुछ अपनी फ्रेंड, अगर आपको पसंद आए कुछ तो लाइक करें फ्रेंड, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें फ्रेंड। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। 500 क्वेश्चनों की आपकी सीरीज है फ्रेंड, आपको मालूम है। आपको अब की बार साइंस पार लोगो है अपने लोगों का। ठीक है फ्रेंड, अब की बार साइंस पार जरूर होगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जब तक ले चलता हूँ फ्रेंड, बाय बाय। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।